तो बताओ क्या पढ़ रहे थे? पाइसेस। लास्ट कहां तक किया था? हार्ट बता दिया था पाइसेस का ना, पाइसेस का हार्ट बता दिया था आपको मैंने, है ना, सर्कुलेशन बता दिया था। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट याद रखिएगा। पाइसेस में कहते हैं a pair of mesonephric किडनी मिलता है और एक्सक्रीशन। और पाइसेस जो होते हैं, देखो पाइसेस, कुछ पाइसेस अमोनोटेलिक भी होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में, और कुछ पाइसेस यूरियोटेलिक भी होते हैं। हाँ जी, तो पाइसेस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अमोनोटेलिक भी होता है और यूरियोटेलिक भी होता है। ठीक है, इसके बाद देखो तो ये किडनी के बारे में हो गया। देखो इसके बाद ध्यान रखिएगा कि पाइसेस में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व होता है। ये सभी डायसिस होते हैं, ऑल आर डायसिस, एंड ऑलवेज देखते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा जाता है। ये तो मैंने बता दिया आपको पाइसेस का एक जनरल फीचर है ना, और आपके एनसीईआरटी में साफ पहले लिखा हुआ है जितनी भी मछलियां होती हैं सबको क्वाइक्लोथर्मिक कहते हैं, क्वाइक्लोथर्मिक कहा जाता है। और ये क्या होता है आपको पता है? सारे देखो जितने भी आप एनिमल जानते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं इसको। क्वाइक्लोथर्मिक का मतलब क्या होता है बताओ? साइक्लोस्टोम्स, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, ये सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहे जाते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ये भी सभी मछली के लिए होता है। तो अभी तक जो मैंने बताया आपको वो एक जनरल डिफरेंस था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक था सभी तरह के पाइसेस का। अब मैं बता रहा हूं आपको, अच्छा बताओ, जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे, which of the following is most unique feature in Pisces? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, देखो गिल्स, paired fins, scales, and 4 स्ट्रीमलाइन बॉडी। मैंने क्या कहा था? अरे मैंने केवल स्केल्स लिखा है, टर्मल कहां से लगा दिया तुमने? यही 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और आंसर इसका है पेयर्ड फिन्स। अरे पेयर्ड फिन्स कहां होता है? ये केवल पाइसेस में होता है। इसका आंसर क्या होगा? बी, गिल्स बहुत जगह होता है। पानी में तैरने वाले मैमल्स, जो व्हेल, वो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है उसका।
स्केल्स तो बहुत जगह मिलता है, मैंने डर्मल थोड़ी लिखा है, मैंने केवल स्केल्स लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब मैं देखो बता रहा हूं आपको कि कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कार्टिलेजिनस फिश को और बोनी फिश को। कोल्ड ब्लड इसलिए कहते हैं कि ऐसे एनिमल्स अपने बॉडी के टेम्परेचर को या अपने बॉडी के कंडीशंस को कांस्टेंट रखने के लिए इन्हें बाहर के एनर्जी पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इनके पास अपना ऐसा कोई इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता जिससे ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करें। दे हैव टू डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहा जाता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? Those animals, remember मैं क्या बोल रहा हूं? Those animals who are dependent on external source of energy to maintain their constant body environment, उसी को कहते हैं cold blooded animals। उसी को पोइक्लोथर्मिक कहा जाता है। पोइक्लोथर्मिक अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पोइक्लोथर्मिक कहते हैं, पोइक्लोथर्मिक कहा जाता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को ही पोइक्लोथर्मिक कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कार्टिलेजिनस और बोनी फिश के बीच में। जो मैंने भी बताया था वो सब जनरल फीचर्स थे इसके। अब आप देखो क्या डिफरेंस होता है कार्टिलेजिनस में और बोनी फिश में। आप जानते हैं कार्टिलेजिनस मछली को क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रिकाइटिस कहते हैं, कॉन्ड्रिकाइटिस कहा जाता है। और इसको ऑस्टिकाइटिस कहते हैं। ये क्लास है, देखिए ये दो क्लास है, पाइसेस के ये दो क्लास है, कॉन्ड्रिकाइटिस एंड ऑस्टिकाइटिस। तो देखो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कॉन्ड्रिकाइटिस में, इसमें क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये एक एनिमल का देखो, ये एक एनिमल का ये नोटोपॉड है और ये मान लो उसका क्रेनियम है। ठीक है, बाद में क्या हुआ देखिए, क्रेनियम तो है ही इसके पास, ये नोटोपॉड अब देखो ये काफी डिमिनिश कर गया है कैसे, और इसके ऊपर देखो अब इस तरह से ये एक वर्टिब्रल कॉलम बन गया है। मतलब नोटोपॉड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, नोटोपॉड अभी भी इसमें परसिस्ट कर रहा है। ये देखिए बाहर क्या हो गया है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। मतलब क्या होगा देखो, ये उसका मान लो देखो ये इसका एम्ब्रियोनिक फॉर्म है उस मछली का। एडल्ट में भी देखो ये परसिस्ट करता है। नोटोपॉड परसिस्ट इन एडल्ट्स। और ये याद रखिएगा कि सब कुछ कार्टिलेजिनस होता है। वैसे आप बोलेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम, ये सब बना होता है इसका बताओ, मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। कहने का मतलब ये है कि इन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड पूरी तरह से डिसअपियर नहीं होता। अब देखो मैं दूसरा बता रहा हूं, इसमें क्या होता है, ये क्रेनियम है, ये मान लो नोटोकॉर्ड है, देखिए ऐसे ये नोटोकॉर्ड है। बाद में क्या हो देखो, नोटोकॉर्ड तो
पूरी तरह से देखो अब क्या हुआ है, नोटोकॉर्ड पूरी तरह से यहाँ पर डिसेक्टर हो चुका है। अब ये वर्टिब्री आ गई, वर्टिब्री यहाँ भी है देखो। अब ये जो आप वर्टिब्री देख रहे हो, इस वर्टिब्री के अंदर अब नोटोकॉर्ड अपीयर नहीं हो रहा। तो देखो ये इसका एम्ब्रियो है और ये इसका एडल्ट है। तो एडल्ट में केवल वर्टिब्रल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड यहां पर अब गायब हो चुका होता है। तो ये डिफरेंस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि कॉन्ड्रिकाइटिस के बॉडी में नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है एडल्ट में भी, वो पूरी तरह से गायब नहीं होता। लेकिन ऑस्टिकाइटिस में नोटोकॉर्ड कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है, केवल वहां पे वर्टिब्रल कॉलम रहता है। देखो ये इसका वर्टिब्री है, देखो ये इसका वर्टिब्री होता है। बिल्कुल सही बात है, बोनी फिश इवोल्यूशनरी एडवांस होता है। यस यू आर राइट, बोनी फिश का एडवांसमेंट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है देखो, ये सबसे। और यहां एक याद रखना, इन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम ये बोनी होता है। यहां ये कार्टिलेजिनस होता है, वहां ये बोनी होता है। सबको समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट इन कॉन्ड्रिकाइटिस, नोटोकॉर्ड कंप्लीटली डिसअपियर इन ऑस्टिकाइटिस। तो ऐसा पूछा जाएगा कि कॉन्ड्रिकाइटिस में नोटोकॉर्ड का रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, ऑस्टिकाइटिस में ये पूरी तरह से डिसअपियर हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? और देखो नाम ही है कार्टिलेजिनस एंड बोनी, तो कार्टिलेजिनस क्यों? क्योंकि उसका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है। मेन जो उसका बोन होता है, क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब कार्टिलेज का बना होता है। और यहाँ ये बोन्स के बने होते हैं। ऑस्टी मतलब बोन होता है, बोनी फिश कहते हैं ना। बोनी फिश क्यों कहते हैं? कि उसका जो मेन एक्सियल स्केलेटन होता है वो बोन्स के बने होते हैं। यहां पर ये एक्सियल कार्टिलेज का बना होता है। समझ में आ गया? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कॉन्ड्रिकाइटिस में और ऑस्टिकाइटिस में। और देखिए, कॉन्ड्रिकाइटिस ऑल आर मेरीन, ये सभी मेरीन होते हैं, ये सभी मेरीन होते हैं। ये मेरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। ये मेरीन भी होता है और ये फ्रेश वाटर भी होता है ना? अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन में एक्वेटिक सिस्टम के अंदर केवल 5% मछलियां बिलोंग करती हैं कॉन्ड्रिकाइटिस से, 95% स्पाइसेस बिलोंग्स टू ऑस्टिकाइटिस। पॉपुलेशन के हिसाब से देखिए अगर आप, तो केवल 5% पॉपुलेशन कार्टिलेजिनस है, रिमेनिंग मछलियां क्या बताओ, वो मेरीन बोनी फिश में आते हैं। समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? और देखो, अब ये कहा जाता है कि ये जो मछलियां होती हैं इसका बॉडी थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लार्ज साइज की मछलियां होती हैं। और यहां देखेंगे आप इसमें, इसका ये जो पीछे का पार्ट होता है वो थोड़ा सा अनइक्वल शेप का होता है ऐसा।
ये जो इसके लोब्स होते हैं वो अनइक्वल साइज के होते हैं। माउथ इसका वेंट्रल होता है, इलोंगेटेड बॉडी होता है, और इसमें थोड़ा सा ये ज्यादा आपको कोनिकल शेप मिलेगा मछली का स्ट्रक्चर। इसमें माउथ यहाँ होता है और इसका जो कॉर्डल फिन होता है वो इक्वल साइज का होता है, बराबर, मतलब लोब्स होते हैं एक ही साइज के होते हैं। हाँ जी, तो देखो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, इस तरह के टेल को, इसको देखो, इसे कहते हैं हेटेरो सर्कल। हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिन कहा जाता है। हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिन कहते हैं। और यहां देखो एक साइज के होते हैं दोनों लोग, इसको होमो सर्कल कहा जाता है। इसे होमो सर्कल फिन कहते हैं। हेट्रो मतलब अलग साइज का, ये छोटा ही बड़ा होता है, हेट्रो कहते हैं। यहाँ पे दोनों एक ही साइज का होता है, उसको होमो सर्कल कहा जाता है। फिर देखो इसमें कहते हैं ये वेंट्रल माउथ होता है, वेंट्रल माउथ होता है, जबकि यहां देखो ये इसको टर्मिनल माउथ कहते हैं, इसे टर्मिनल माउथ कहा जाता है। एक वेंट्रल है और एक टर्मिनल है। माउथ का देखिए पोजीशन देखिए आप, ठीक है। और देखो इसमें आपको 1 2 3 4 5, और यहां देखो 1 2 3 4 नंबर ऑफ गिल्स, 5 पेयर्स ऑफ गिल्स कहते हैं। देखो 5 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है यहां पर, ये यहां पे 4 पेयर्स ही होता है। कॉन्ड्रिकाइटिस में 5 पेयर्स ऑफ गिल्स कहते हैं, और ऑस्टिकाइटिस में ये 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होता है। ये भी फर्क है, देखो डिफरेंस है इसमें। फिर देखिए ऑस्टिकाइटिस में गिल्स के ऊपर इस तरह का कवर होता है, देखो इसको ओपर्कुलम कहते हैं। ओपर्कुलम यहां पर नहीं होता, गिल कवर को कहते हैं होमोसर्कल, होमोसर्कल कॉर्डल फिन, इसको हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन कहते हैं। हेट्रो मतलब लोब का साइज अलग अलग होता है, एक छोटा एक बड़ा होता है। चलो देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कॉर्डल फिन देखिए आप, कॉर्डल फिन मैं इसको मिटा देता हूं। देखो ये लिखा हुआ है हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन, और ये लिखा हुआ देखो होमोसर्कल कॉर्डल फिन है। समझ में आ गया? ओपर्कुलम को गिल कवर भी कहते हैं। बेटा हेट्रो मैंने क्या कहा कि देखो ये 2 लोब्स होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है। हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, देखो हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन कहते हैं। यहां देखो दोनों इक्वल साइज के होते हैं, तो अलग साइज का होगा तो हेट्रो हो जाएगा, एक साइज का होगा तो उसको होमोसर्कल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लोब्स होते हैं, लोब्स, एक छोटा लोब, देखो ये लोब कहते हैं, लोब, एक लोब छोटा एक बड़ा लोब होता है, उसमें दोनों लोब एक ही साइज के होते हैं। हेट्रोसर्कल होमोसर्कल,
हाँ जी, ओपर्कुलम को ही गिल कवर कहा जाता है। गिल के कवर को, जैसे जब मछली लेने जाते हैं ना, तो मछली ताजा है या नहीं है, आप उसके ओपर्कुलम को हटा के देखते हो, उसके कलर को देखकर आप पहचान सकते हैं कि वो बहुत फ्रेश है या बहुत पुरानी मछली है वो। तो गिल कवर होता है जो आप मछली खाते हैं, मार्केट से लेके आते हैं ना, समझ में आ गया? तो कॉन्ड्रिकाइटिस में ओपर्कुलम नाम की चीज नहीं होती, ओपर्कुलम एब्सेंट होता है वहां पर, केवल ऑस्टिकाइटिस में ओपर्कुलम मिलता है। और याद रखना, हाँ जी, कार्टिलेजिनस मछली खाने के लिए यूज नहीं करते हैं, कार्टिलेजिनस मछली खाने के लिए यूज नहीं होता। अरे बता दो भैया, हेटेरो सर्कल में डिफरेंट लोब्स ऑफ कॉर्डल फिन कहते हैं। एक लोब छोटा एक लोब बड़ा होता है तो हेटेरो सर्कल कहते हैं। दो लोब होते हैं, एक छोटा एक बड़ा होता है, इसको हेटेरो कहते हैं। यहाँ दोनों लोब एक ही साइज का होता है, इसको होमो कहा जाता है। एक ही चीज कितनी और बताऊं? और जो भी आप बोनी फिश, सी फूड जो खाते हैं आप, समंदर की जो मछलियां होती हैं, वो बोनी फिश खाते हैं। कार्टिलेजिनस मछली खाने के लिए यूज में नहीं लिया जाता, याद रखिएगा इसको। वट एवर यू आर ईटिंग, मछली जो खाते हैं आप, वो सब के सब बोनी होते हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर की हो या समंदर की मछली हो। समझ में आ गया बच्चों? कॉन्ड्रिकाइटिस का जो इंटरनल सिस्टम होता है, या उसके जो सॉल्ट का इन्वायरमेंट ज्यादा होता है वहां, और उसका जो फ्लैश वगैरह भी होता है बहुत ज्यादा, थोड़ा मतलब वो मतलब दैट इज नॉट इन, यू कांट ईट दैट। स्केल्स वगैरह भी बहुत टफ होते हैं वहां। कह तो दिया, खा के देखना था, समझ में आएगा। एक बार खा के देखो, जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं उसके। चलिए, अब क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो कि ओपर्कुलम के होने का क्या फायदा होता है। ओपर्कुलम के होने का क्या फायदा होता है, याद रखिएगा कि ओपर्कुलम की वजह से वो एक वाटर में करंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पानी उसके गिल्स की तरफ आता है। तो ओपर्कुलम क्या करता है, मैं लिख देता हूं, देखो। मूवमेंट ऑफ ओपर्कुलम जनरेट नेगेटिव वाटर प्रेशर for the efficient gill respiration। ओपर्कुलम होने का फायदा देखो ये होता है कि ये पानी में एक नेगेटिव वाटर प्रेशर क्रिएट करेगा मूवमेंट की वजह से, और पानी बहुत एफिशिएंटली गिल्स की तरफ आता है एक्सचेंज ऑफ गैस करने के लिए। तो ये ओपर्कुलम के होने का फायदा मिलता है, इसको बताओ, बोनी फिश को। ये लिख लीजिएगा कि मूवमेंट ऑफ ओपर्कुलम जनरेट नेगेटिव वाटर प्रेशर फॉर द एफिशिएंट गिल रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आ गया? स्विमिंग में इसका कोई हेल्प नहीं होता, ओपर्कुलम का स्विमिंग में कोई हेल्प नहीं होता। यहां देखो, इसके अलावा जानते हैं आप कि बोनी फिश में स्विमिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाता कौन है? स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर मिलता है बोनी फिश में, यहां पर ये एब्सेंट होता है, नो स्विम ब्लैडर। लिख लेना इसको, बोनी फिश में मिलता है स्विम ब्लैडर, इसको एयर ब्लैडर भी कहा जाता है।
अरे यार, ओपेरिकुलम को गिल कवर करते हैं, गिल कवर के होने का फायदा ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ओपेरिकुलम को गिल कवर कहते हैं। गिल कवर होने का फायदा है कि ये रेस्पिरेशन को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। बोनी फिश में स्विम ब्लैडर मिलता है, इसको एयर ब्लैडर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ब्लैडर नहीं होता, और इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ड्यू टू लैक ऑफ स्विम ब्लैडर इन cartilaginous fishes, they need to swim continuously to avoid sinking. सिंकिंग को रोकने के लिए, जैसे आप कहते हैं स्विम ब्लैडर, आप जब स्विमिंग करने जाते हो तो आपके पास अगर ये ब्लैडर है तो आप किसी भी पोजीशन पे अपने आप को रोक सकते हैं, रुक सकते हैं आप। अगर आप तैरना जानते भी हैं तो आप रुक नहीं सकते ना, आपको तैरना पड़ेगा। आप हाथ पे अगर रोक लोगे तो डूबने लगोगे ना फिर। लेकिन अगर आपका ब्लैडर है तो आप किसी भी डेप्थ पे रुक सकते हैं ना अपने आप को। इसीलिए कहते हैं बोनी फिश कैन टेक रेस्ट एट एनी डेप्थ ऑफ वाटर। कार्टिलेजिनस मछली रेस्ट नहीं कर सकती, उसको तैरना ही पड़ेगा हमेशा। उसे वो कभी रेस्ट नहीं कर सकती है, याद रखिएगा। कार्टिलेजिनस मछली कभी भी रेस्ट पोजीशन में नहीं जा सकती है, उसे तैरना ही होगा। अगर वो उसने आपको अपने आप को रोक लिया तो बॉडी उसका सिंक कर जाएगा बॉटम पे, और क्या बोलेंगे, मछली पानी में डूब के मर गई। ऐसा होता है क्या? कोई ऐसा कह दे कि मछली पानी में डूब के मर गई तो अजीब सा लगता है सुनने में, बट इट कैन बी पॉसिबल। बताओ कैसे? मैंने ये कहा कि देखो, अगर एक मछली के पास ब्लैडर है तो वो किसी भी डेप्थ पे अपने आप को रोक सकती है, वो रेस्ट कर सकती है। बट कार्टिलेजिनस मछली के साथ ये प्रॉब्लम है, उसे कॉन्टिन्यूअस स्विमिंग करना ही पड़ेगा। अगर उसने अपने को रोक लिया ना तो बॉडी उसका बॉटम पे चला जाएगा, सिंक करके मर जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, देखो, जब बॉडी बॉटम पे आ जाएगा, जैसे मान लो ये एक मेरीन कंडीशन है और यहाँ मछली पहुंच गई, तो पानी का जो प्रेशर होता है ना बहुत ज्यादा होता है। वाटर की प्रेशर की वजह से उसका बॉडी क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा। समझ में आ गया? तो कार्टिलेजिनस मछली के रेस्पेक्ट में बोनी फिश में ये एडवांटेज है ना कि उसके बॉडी में क्या होता है, उसके बॉडी में स्विम ब्लैडर होता है, वो किसी भी डेप्थ पे अपने आप को रोक सकती है। शी कैन टेक रेस्ट एट एनी डेप्थ ऑफ वाटर। हाँ जी, आप अभी देखना, कभी आप कभी समंदर में या डिस्कवरी वगैरह देखना, शार्क मछली वगैरह देखिए कभी, वो हमेशा आपको तैरती नजर आएगी, वो कभी आपको स्टैटिक पोजीशन में नजर नहीं आएगी। देखना कभी आप ध्यान से, कोई भी मछली जो कॉन्ड्रिकाइटिस से बिलोंग करती है वो रेस्ट नहीं कर सकती, उसको हमेशा तैरना होगा। ठीक है, चलिए, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद देखो, और भी कुछ पॉइंट्स मैं बता देता हूं मैं आपको। फिर देखो, इसमें लिखते हैं, देखो, कार्टिलेजिनस फिश में देखिए क्या होता है, क्लैस्पर मिलता है, क्लैस्पर, प्रेजेंस ऑफ क्लैस्पर क्या है, लिखो, प्रेजेंस ऑफ क्लैस्पर। कॉन्ड्रिकाइटिस में क्लैस्पर क्या होता है, क्लैस्पर को मॉडिफाइड पेल्विक फिन कहा जाता है।
देखिए क्लेस्पर एक तरह का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है इसका। कॉन्ड्रिकाइटिस में क्लेस्पर मिलता है और क्लेस्पर क्या बताओ? क्लेस्पर इज काइंड ऑफ कॉपुलेटरी ऑर्गन। यहां पर ये एब्सेंट होता है। बोनी फिश में क्लेस्पर नहीं होता, कॉन्ड्रिकाइटिस में क्लेस्पर होता है और क्लेस्पर के होने की वजह से यहां पे क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये लिख लीजिएगा, क्लेस्पर की वजह से ही यहां पे क्या होगा? यहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। Due to the presence of clasper, chondrichitis can perform internal fertilization. बोनी फिश में ये नहीं होता, बोनी में कुछ नहीं होता। अरे मैंने पहले कह दिया कि यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो क्लेस्पर लेके अचार बनाएगा उसका क्या वो? अरे क्लेस्पर का काम तो गैमेट ट्रांसफर करना होता है ना। क्लेस्पर को मॉडिफाइड पेल्विक फिन कहते हैं। मॉडिफाइड पेल्विक फिन को क्लेस्पर कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस है। कॉन्ड्रिकाइटिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ऑस्टिकाइटिस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर देखो ये याद रखिएगा कि कार्टिलेजिनस मछली ये ओविपेरस भी होते हैं, विविपेरस भी होते हैं और ओवो विविपेरस भी होते हैं। सारी कंडीशन मिल जाएगी यहां पर। कार्टिलेजिनस मछली ओविपेरस भी होती है, विविपेरस भी होती है और ओवो विविपेरस भी कहते हैं, जबकि बोनी फिश सब के सब ओविपेरस होते हैं। ये भी डिफरेंस याद रखिएगा। कॉन्ड्रिकाइटिस ओविपेरस भी होती है, विविपेरस भी होती है और ओवो विविपेरस भी कहते हैं। ये क्या होता है ये आपको मैं बहुत पहले किंगडम वाले पार्ट में बता चुका हूं। ओवो विविपेरस कि अंडा जो होता है ना, एग जो होता है वो बॉडी के अंदर ही हैच कर जाता है। शार्क इसका एग्जांपल है। शार्क मछली जो होती है ना उसको ओवो विविपेरस कहते हैं। हैचिंग देखो, अंडा बनता है, अंडा फीमेल्स के बॉडी में ही हैच कर जाता है, बर्थ यंग वन का होता है। इनिशियल कंडीशन ओविपेरस का होता है क्योंकि अंडा बनता है, बट अंडा बॉडी के बाहर हैच नहीं होता, अंदर ही हैच हो जाता है और यंग वन बाहर आ जाता है। ऐसी कंडीशन को ओवो विविपेरस कहते हैं। समझ में आ गया सबको? तो कॉन्ड्रिकाइटिस ओविपेरस भी होती है, विविपेरस भी होती है और ओवो विविपेरस भी कहते हैं, जबकि बोनी मछलियां जो होती हैं ये सभी के सभी ओविपेरस होते हैं। समझ में आ गया? फिर देखो एक और डिफरेंस इसमें लिखा जाता है। देखो इसमें जो स्केल्स होता है लेक्वाइड टाइप कहते हैं, लेक्वाइड टाइप स्केल्स कहा जाता है, लेक्वाइड टाइप कहते हैं। स्केल्स कई तरह के होते हैं, कॉन्ड्रिकाइटिस में एक ही तरह का मिलता है, उसको लेक्वाइड स्केल्स कहते हैं। एक ही तरह का होता है, इसको लेक्वाइड स्केल्स कहा जाता है। जबकि बोनी फिश में देखो कई तरह का होता है, आप पढ़ेंगे नाम, साइक्लॉइड टाइप भी होता है, गेनोइड टाइप भी होता है, चिनोइड टाइप भी होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बोनी फिशेस। लिख लो इसको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ
scales are present in different bony fishes. अरे बोनी में लिखा हुआ है ओविपेरस, बोनी में सब के सब ओविपेरस होते हैं, ऑल आर ओविपेरस। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया कि कार्टिलेजिनस में जो स्केल्स होता है उसको प्लेक्वाइड स्केल्स कहते हैं। एक ही तरह का स्केल्स यहां मिलता है, उसे प्लेक्वाइड कहते हैं, प्लेक्वाइड डर्मल स्केल्स। देखो यहां पर लिखा हुआ है प्लेक्वाइड टाइप, ओनली वन टाइप। जितनी भी बोनी कार्टिलेजिनस मछली होती हैं सबके बॉडी के ऊपर एक ही तरह का स्केल्स मिलता है, उसे प्लेक्वाइड कहते हैं। ठीक है, जबकि अब यहां देखो इसमें कई तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट, लिख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ scales are present in different bony fishes. एग्जाम्पल देखो, साइक्लॉइड टाइप, गेनोइड टाइप, टिनोइड टाइप। अब ये क्या होता है, किसमें मिलता है, इसमें आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये नाम याद रखिएगा कि बोनी फिश में, अलग अलग बोनी फिश में अलग अलग तरह के स्केल्स मिलते हैं, जैसे साइक्लॉइड टाइप, गेनोइड टाइप, टिनोइड टाइप। लेकिन यहां देखो सब में एक ही तरह का होता है, उसे प्लेक्वाइड स्केल्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये भी एक डिफरेंस है कॉन्ड्रिकाइटिस में और ऑस्टिकाइटिस में। ठीक है बच्चों? नहीं, एक फिश में एक ही तरह का होगा, एक फिश में एक ही तरह का होगा, एक बोनी फिश में एक से ज्यादा तरह के स्केल्स नहीं मिलते। अगर साइक्लॉइड होगा तो साइक्लॉइड ही होगा पूरा का पूरा, गेनोइड होगा तो गेनोइड ही होगा, टिनोइड होगा तो टिनोइड ही होगा, अलग अलग तरह के नहीं होंगे, एक मछली में एक ही तरह का होगा। समझ में आ गया? हाँ भाई, समझ में आ गया सबको? चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉन्ड्रिकाइटिस को और ऑस्टिकाइटिस को। मैंने जो पहले बताया था वो सभी मछली का एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक था। अभी जो मैंने बताया ये डिफरेंस बताया कि क्या डिफरेंस होता है कॉन्ड्रिकाइटिस में और ऑस्टिकाइटिस में। ठीक है, अब मैं इसको साफ करूं यहां से। चलिए ठीक है, चलिए तो अब देखो मैं आपको एग्जांपल देखिए, देखो जैसे देखो यहां पर कॉन्ड्रिकाइटिस में और ऑस्टिकाइटिस में, जैसे एग्जांपल देखिए, इसमें एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देखो डॉगफिश, इसको स्कोलोडियन भी कहते हैं, है ना, प्रिस्टिस, इसको सॉफिश भी कहा जाता है। ठीक है, स्टिंगरे, स्टिंगरे होता है ना, इलेक्ट्रिक रे होता है, एक को कहते हैं ट्राइगॉन,
एक को कहते हैं टॉर्पेडो, ग्रेट व्हाइट शार्क, जिसको कैरकराडॉन कहा जाता है, वेल शार्क भी होता है, जिसको सबसे बड़ी मछली कहते हैं। ये सभी एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं एनसीईआरटी में, काफी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डॉगफिश, क्रिस्टिस, स्टिंगरे, इलेक्ट्रिक रे, है ना। इसके अलावा एक नाम और भी आता है, कायमेरा कहते हैं। कायमेरा एक एक्सेप्शनल मछली है, देखो इसको स्केललेस मछली भी कहा जाता है, जिसको रैटफिश भी कहते हैं। और कायमेरा में एक यूनिक पार्ट ये है कि इसमें ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है, ओपर्कुलम इज प्रेजेंट, और इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक भी कहते हैं, इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बिटवीन कॉन्ड्रिकाइटिस एंड ऑस्टिकाइटिस। बिगेस्ट ये है वेल शार्क। कायमेरा एक ऐसी कार्टिलेजिनस मछली है जिसमें स्केल्स नहीं होते और ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है। ओपर्कुलम जबकि बोनी का एग्जाम्पल होता है, बोनी में आना चाहिए। इसकी वजह से इसको कनेक्टिंग लिंक कहते हैं कॉन्ड्रिकाइटिस और ऑस्टिकाइटिस के बीच का। याद रखिएगा इसको, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ऑस्टिकाइटिस में मैंने कहा था कि इसमें मेरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होता है। एक, दो, तीन, चार, पांच ग्रेट व्हाइट शार्क एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जांपल, एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी किताब में एग्जांपल ये दिया हुआ है। बेटा मछली का बहुत डाइवर्सिफाइड है, ये बहुत सारी मछलियां हैं, कितने कितने का नाम मैं नहीं जानता सकता। अब देखो मेरीन में हिप्पोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स भी कहते हैं, सी हॉर्स। हिप्पोकैम्पस में एक यूनिक टर्म की मिलता है, इसको प्री एंसाइल टेल। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है हिप्पोकैम्पस का, एक ऐसी मछली जिसमें थोड़ा सा टेढ़ा सा पूंछ होता है हिप्पोकैम्पस में, है ना। इसके अलावा देखो इसमें लंग फिश भी आता है, सीलाकेंथ भी आता है, सीलाकेंथ कहते हैं इसी को, लोब्ड फिन फिश भी कहा जाता है, लोब्ड फिन फिश। हाँ जी, हॉर्स की तरह नहीं होता, मतलब स्मॉल साइज की मछली है, समहाउ इट इज, इट मे बी स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा, छोटी साइज की मछली होती है। एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है सर, ठीक है। सीलाकेंथ, लोब्ड फिन फिश कहते हैं इसको, लंग फिश को डिप्नोई भी कहा जाता है, डिप्नोई ग्रुप को डिप्नोई कहते हैं, लंग फिश के ग्रुप को डिप्नोई कहा जाता है, डिप्नोई। कार्टिलेजिनस मछली ग्रुप को इलास्मोब्रेंच कहते हैं,
इसके ग्रुप को इलास्मोब्रेंच कहा जाता है और इसके ग्रुप को टेलोस्टोमी कहते हैं। प्रीहेंसाइल, हेंसाइल HENSILE, कार्टिलेजिनस मछली के ग्रुप को ही इलास्मोब्रेंच कहा जाता है। कार्टिलेजिनस मछली के ग्रुप को ही इलास्मोब्रेंच भी कहते हैं और ऑस्टिकाइथिस के ग्रुप को टेलोस्टोमी भी कहा जाता है। समझ में आ गया? अब देखो बाकी जानते देखो, पॉम्फ्रेट वगैरह होते हैं, खाने वाली मछलियां होती हैं। पॉम्फ्रेट होता है, हिल्सा होता है, सैल्मन होता है। देखो ये सब इडेबल मछलियां होती हैं, ये सभी इडेबल मछलियां होती हैं, बोनी फिश में, समंदर में मिलती हैं, जिसे हम खाते भी हैं। इडेबल मेरीन बोनी फिश कहते हैं इसको। देखो ये सभी इडेबल मेरीन बोनी फिश कहे जाते हैं। पॉम्फ्रेट, हिल्सा, सैल्मन, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं देखो फ्रेश वाटर की तरफ। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल रोहू, लेबियो कहते हैं, लेबियो, कतला, मागुर, क्लैरियस कहा जाता है इसको। इसके अलावा एक नाम आता है गैम्बूजिया का, एग्जोसीटस का, फ्लाइंग फिश कहते हैं। सॉरी, इसको इधर डाल देना, इस ग्रुप को इधर डाल देना, मेरी बोनी में आता है। ये देखो ये सब फ्रेश वाटर की मछलियां हैं, रोहू, कतला, मागुर, गैम्बूजिया। एग्जोसीटस इधर ही आता है, ठीक है, बोनी वाले ग्रुप में आता है, मतलब मेरीन वाले ग्रुप में आता है। इडेबल में ये सब इडेबल है, देखो समंदर वाली होती है, ये सभी फ्रेश वाटर की मछलियां हैं। रोहू कॉमन कार्प होता है, ये सब मछलियों के नाम हैं जो खाने में यूज होता है, फ्रेश वाटर की मछलियां हैं। गैम्बूजिया जानते हैं, ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाता है। एक्सो नहीं आता, खाने में यही तीनों आता है, खाने की यही होती है, ये कॉमन है, जो खाने में नहीं यूज करते इसको। ये ग्लाइड करते हैं, फ्लाई नहीं करते, ये थोड़ा सा ऊपर आके ऐसे नीचे जाते हैं, हवा में थोड़ी देर रह सकते हैं ये। फिर देखो एक नाम आता है क्लाइंबिंग बर्ड्स कहते हैं, क्लाइंबिंग बर्ड्स कहा जाता है, ये भी इसी में आता है, क्लाइंबिंग बर्ड्स। अब पता नहीं फिल्म में क्या था, आई डोंट नो, बट ये एग्जांपल याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके साइड में लिखा हुआ एक टर्म बेटा, टेरोफाइलम, एक्वेरियम की मछलियां देखो, बेटा को फाइटिंग फिश भी कहा जाता है। एनसीईआरटी देखो टेरोफाइलम को एंजल फिश भी कहता है। इसी में देखो एक और नाम आता है स्टोन फिश, इसको मोस्ट पॉइजनस फिश कहा जाता है।
स्टोन फिश को मोस्ट पॉइजनस फिश कहा जाता है। ये मेरीन वाले, ये इसमें आता है, मेरीन वाले वाटर में आता है। एक्वेरियम की मछलियों का नाम दिया हुआ देखो, बेटा, टेरोफाइलम, मेरे ख्याल से यहाँ डबल एल होगा, टेरोफाइलम, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बेटा को कॉमनली फाइटिंग फिश कहते हैं और टेरोफाइलम को एंजल फिश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं मछलियों के, ये नाम याद रखिएगा। समझ में आ गया बेटा? क्लाइंबिंग पर्च, इसके जो छोटी छोटी मछलियां होती है ना, इसको क्या करते हैं, कुछ बर्ड्स वगैरह ऐसा करता है कि इसको ऊपर लेके चले जाते हैं प्लांट के टॉप पे, तो ऐसा लगता है कि खुद ये चल के चल लिविंग कंडीशन में रहती है, और ये कई बार पेड़ के ऊपर के पार्ट पे भी पहुंच जाते हैं, खुद से नहीं चलते ये, बट ये इसको क्लाइंबिंग बर्ड्स का कह दिया जाता है। बस नाम याद रखो, मछली का नाम है, ठीक है। ये स्टोन फिश, स्टोन फिश मोस्ट पॉइजनस फिश कहा जाता है। ठीक है, डॉगफिश में एक ऑर्गन देखो, ये इंपॉर्टेंट नाम है, डॉगफिश में मिलता है, जिसको एम्पुला ऑफ लोरेंटिनी कहते हैं। ये ऑर्गन का नाम याद रखिएगा, डॉगफिश के आगे वाले पार्ट में मिलता है, एम्पुला ऑफ लोरेंटिनी कहते हैं। ये कई क्वेश्चन मिलेगा आपको गाइड वगैरह में। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये इसको, इसका थर्मो रिसेप्टर होता है, थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। ये डॉगफिश में अवेलेबल है, इसको एम्पुला ऑफ लोरेंटिनी कहा जाता है, ये डॉगफिश में मिलता है। डॉगफिश में मिलता है एम्पुला ऑफ लोरेंटिनी इन द टर्मिनल पार्ट, उसके आगे वाले पार्ट में ये एक ऑर्गन है, एम्पुला ऑफ लोरेंटिनी। ये इसका एक तरह का थर्मो रिसेप्टर होता है, ये डॉगफिश में मिलता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द पाइसेस। ये कहानी है पाइसेस के बारे में, सारे इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। डॉगफिश में मिलता है ये एम्पुला ऑफ लोरेंटिनी, डॉगफिश के एंटीरियर पार्ट में, उसके स्नाउट वाले पार्ट में, उसका जो आगे का एक हिस्सा होता है ना, उसमें मिलता है एम्पुला ऑफ लोरेंटिनी। इट एक्ट लाइक एज थर्मो रिसेप्टर। आदि स्टोन फिश मेरीन होता है, लिखा हुआ है मेरीन में तो। सैल्मन मछली का नाम होता है। बेटा को फाइटिंग फिश कहते हैं, एनसीईआरटी में खोल के देखो, बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी के सामने रखा करो तुम लोग। यार बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, एनसीईआरटी खोल के बैठे कीजिए आप लोग। हाँ, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है क्या कि बेटा क्या होता है? तो फिर कई बार रिपीट किया कि बेटा के बारे में लिखा गया है एनसीईआरटी में, इसको फाइटिंग फिश कहते हैं, एक्वेरियम की मछलियां हैं ये। तो जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है, वो एग्जाम्पल आपको एज सच याद होना चाहिए, उसके कॉमन नेम, उसका साइंटिफिक नेम, सब कुछ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दूसरे ग्रुप के बारे में बता रहा हूं, तो मैं इसको साफ करूं। अब हमने लिख लिया इसको, अब देखो आगे देखिए, एम्फीबिया देखो,
देखिए एम्फीबिया के बारे में देखो, तो आप जानते हैं एम्फीबिया को फर्स्ट इवॉल्व्ड टेट्रापोडा कहा जाता है। एम्फीबिया को फर्स्ट इवॉल्व्ड टेट्रापोडा कहते हैं। टेट्रापोडा सुपर क्लास का जो पहला क्लास है उसको एम्फीबिया कहा जाता है। और याद रखिएगा एम्फीबिया originated from coelacanths like Pisces। इसी से ऐसा माना जाता है कि coelacanth से ही एम्फीबिया का ऑरिजिन हुआ है। द coelacanth से ही इवॉल्व हुआ है एम्फीबिया, एक ऐसी मछली जो अब पानी के बाहर भी अच्छे टाइम तक रह सकती थी। और इसी की वजह से ऐसा माना जाता है कि coelacanth के मछली से ही एम्फीबिया इवॉल्व हुआ। और याद रखिएगा एम्फीबिया जो टर्म आया है यह है एम्फीबियस नेचर से। क्या है एम्फीबियस नेचर कहने का मतलब होता है इक्वली एडेप्टेड फॉर बोथ एक्विटी एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ। एम्फीबिया वर्ड एम्फीबियस नेचर कहता है, ये इंग्लिश का वर्ड एम्फीबियस। एम्फीबियस मीन्स एक ऐसा कंडीशन जहां पर एक एनिमल दो तरह के हैबिटेट में वेल एडेप्टेड हो, पानी के बाहर भी और पानी के अंदर भी। ठीक है, तो एम्फीबिया का ये खूबी होता है कि एम्फीबिया दोनों ही कंडीशन में सरवाइव कर सकता है, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी, और दोनों के लिए उसके पास अपने अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, अब ये एडेप्टेशंस पानी के लिए क्या होता है, टेरेस्ट्रियल मोड के लिए क्या होता है, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको? हाँ भाई, सबको समझ में आ गया? हाँ, और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप जितने भी एग्जाम्पल्स जानते हैं, जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, और जितने भी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसको 2 बार 3 बार जरूर याद करो, उसको लिखो अपने से, तब सब याद हो जाएगा। आपके नीट के एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो आप जितने एग्जाम्पल देखो, बाहर के एग्जाम्पल्स याद करेंगे, उसका बेनिफिट होगा या नहीं होगा गॉड नोस, लेकिन जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है वो तो आपको एज सच याद करना होगा। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा आप उस चीज को, जहां पर देखो यहाँ पे याद करना है वहां तो याद करना ही पड़ेगा, और कोई उसका तरीका नहीं है दूसरा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा कि मेरी क्लास जब भी हो तो कृपया करके आप अपने साथ एनसीईआरटी किताब साथ में जरूर रखा कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस होता है जो मैं बताऊंगा, देखो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब बहुत जरूरी है समझना। प्लीज कैरी एनसीईआरटी बुक इन माय क्लास। बिल्कुल सही बात है, गुड, रखा कीजिए। देखो, और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप अच्छे नंबर से डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में दाखिला चाहते हैं, तो एनसीईआरटी का हर लाइन आपके लिए क्वेश्चन है।
जितने अच्छे से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बेस्ट, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में। तो आपको एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूमते रहना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस जितना सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा, ठीक है। और किसी भी टेस्ट को आप लाइटली मत लिया कीजिए, हर टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम को आप अच्छे से दो, कोशिश करना है कि हमें पिछले एग्जाम से ज्यादा बेहतर नंबर लेके आना है, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर, सी यू टुमारो।